So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced। और आज हम करने जा रहे हैं JEE Advanced के PYQs। यस, तो अभी एक ये नई सीरीज हम करेंगे ऑन YouTube जिसमें हम JEE Advanced के बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के उसकी डिटेल्ड एनालिसिस आपको इस चैनल पे मिलेगी। ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। मतलब नॉर्मली जो आप PYQs देखते हैं आपको देख के समझ आ जाता है कि वो एक फॉर्मेलिटी के नाते PYQs अपलोड करते हैं। सभी की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली आप देखते हैं ऐसे ही लगता है देखकर कि हाँ कौन जल्दी करेगा, इस तरह की बातें होती है वहाँ पे। बट अभी जो हमारा इसमें जो मेन एम है वो ये है कि हाँ एक ढंग से एक्सप्लेनेशन दिया जाए और सही एक्सप्लेनेशन दिया जाए कॉन्सेप्चुअली, और उसके माध्यम से आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई जाएं। मतलब अल्टीमेटली फोकस यही है कि आप इन PYQs के सॉल्यूशन को देखकर बहुत कुछ सीख के जाएंगे, इस बात की गारंटी। एक बात और मैं बता दूं कि हाँ PYQs के माध्यम से कुछ आपको पूरा ऐसा पढ़ा नहीं दिया जाएगा चैप्टर। ठीक है, ये बात बहुत कॉमन सी है। आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपने क्वेश्चन करे, आपको डाउट आया, आप ये PYQs देख सकते हैं। ठीक है, और ये तो एकदम मस्ट डू होता है फॉर ऑल JEE एस्पायरेंट्स। ये मस्ट डू है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब रही बात कि मेंस के PYQs करा देंगे सर, तो मैं बता दूं आपको अभी हमारा जो ChemIIT ऐप में जो कोर्सेज चल रहे हैं 2024 वाले बच्चों के लिए, JEE एडवांस 2024 के लिए कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के थोड़े हमने एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग के 2-3 लेक्चर किए थे, लेकिन उसके बाद हमने मेंस, मैंने सोचा चलो ठीक है अभी थोड़ा मेंस का माहौल है तो पहले मेंस लेवल के क्वेश्चन बच्चे कर लें, फिर अपन उसको रीस्टार्ट करेंगे अभी एडवांस वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस। ठीक है, तो मेंस लेवल के वहाँ आपको मैं चैप्टर वाइज प्रॉब्लम सॉल्व करके डाल दे रहा हूँ रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, और उससे आपको बहुत हद तक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, किस तरह से करना होता है, क्योंकि बहुत कुछ करना होता नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री के मेंस लेवल के प्रॉब्लम सिंपली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन बात करें कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इसमें चैप्टर वाइज तो नहीं, कंप्लीट ऑर्गेनिक बोलकर मैंने अभी तक 60 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं मेंस लेवल के, 60 क्वेश्चंस मेंस लेवल, जिसका वीडियो सॉल्यूशन बिल्कुल अवेलेबल है। तो अब आपको ये 60 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के बाद अभी और अपलोड करेंगे मेंस के 20-25 और कर देंगे, तो 80 क्वेश्चंस विल बी इनफ फॉर JEE मेंस लेवल। तो इसके बाद ना आपको एक ट्रेंड समझ आ जाएगा, आइडिया समझ आ जाएगा, हाँ यार ऐसे क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्या है, कैसे। और इसके बाद हम इसमें भी एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे, और इसकी एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको काफ़ी मज़ा आएगी। जैसे कि फिजिकल की भी मज़ा आ रही होगी आपको, तो इसकी भी एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग हम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स लेते हैं उनको अलग से ये सब चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उसी कोर्स में इंक्लूडेड है, आपको वहीं मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है तो उसके लिए एक अलग कोर्स है, आप देख सकते हैं, कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग करके एक कोर्स है, ये आप ले सकते हैं 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए एडवांस। उसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स अपलोड होंगे तीनों ही पोर्शंस के। ओके, रही बात कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसका मैंने जो टेंटेटिव डेट है वो कम्युनिटी में पोस्ट करवाया था, आप वहाँ पे देख सकते हैं। 15 दिसंबर से आपका सॉल्ट एनालिसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 15 दिसंबर के बाद 40 दिन बचे होंगे मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, और सॉल्ट एनालिसिस मेंस फर्स्ट एनालिसिस में जितना डिटेल में हम पढ़ेंगे वो सिलेबस में उतना ज़्यादा नहीं रहता। जो थोड़ा बहुत सॉल्ट एनालिसिस होता है वो हम 15 दिसंबर के पहले ही पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत ब्लॉक में आता है उसी में पढ़ लेंगे, छोटे मोटे टेस्ट हैं कुछ। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको 40 दिन लगभग मिल जाएंगे फॉर रिवीजन। अभी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं,
तो ये अभी तक का अपडेट है, बहुत दिन से वीडियो नहीं आई थी, मैंने सोचा चलो पहले अपडेट दे देते हैं और उसके बाद फिर शुरू करते हैं अपना सेशन। तो अभी जो हम PYQs करेंगे बेटा, ये करेंगे ईयर वाइज, और ईयर वाइज करेंगे। एंड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2017, पहले 2017 से 2023 तक अपलोड करेंगे और उसके बाद फिर पीछे जाएंगे और अप टू 2014 तक ही करेंगे, ठीक है, और उससे नीचे नहीं जाएंगे। 2014 जब से एडवांस का पेपर आया तब से करेंगे, ठीक है। और जो वीडियोस आएंगी वो पूरा एक वीडियो में पूरा सॉल्यूशन नहीं रहेगा पूरे ईयर का, वीडियोस हम सेक्शन वाइज अपलोड करेंगे, ठीक है। मतलब सेक्शन 1, सेक्शन 2, जैसे पेपर 1 में सेक्शन 1, सेक्शन 2, इस तरह से वीडियोस अपलोड करेंगे, नहीं तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी, ठीक है। तो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रोज ही रेगुलर अपलोड होगा ये वीडियो, ठीक है, रेगुलर ही अपलोड होगा, बहुत जल्दी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये रेगुलर अपलोड होगा, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलो तो शुरू करते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन पेपर 2017 का, ये पेपर 1 है एंड दिस इज द सेक्शन 1 एंड दिस इज योर more than one correct type. The best part of JEE Advanced paper is more than one correct type. तो चलिए साथ ही साथ ना एनालिसिस भी करेंगे कि कैसा था क्वेश्चन, मुश्किल था, टफ था, ये सब बातें भी करेंगे हम क्वेश्चंस के बाद। तो अभी आप पहले क्वेश्चन देखिए और अब शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहां पर कहा गया है एन आइडियल गैस is expanded from P1 V1 T1 to P2 V2 T2 under different conditions. The correct statements among the following is are. ठीक है, एक एक्सपेंशन हुआ है P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक, P1 V1 T1 से P2 V2 T2 तक एक एक्सपेंशन हुआ है। और ये बहुत कॉमन सी बात है कि भी वर्क डन की बातें पूछ रहे हैं। वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज कंप्रेस्ड इरिवर्सिबली फ्रॉम P2 V2 to P1 V1 अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज P1। तो बहुत ही स्टैंडर्ड ग्राफ है, ऑलमोस्ट सभी बच्चे पढ़ते हैं। P वर्सेस V का ग्राफ जब हम बनाते हैं तो आपको पता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्राफ इस तरह से बनता है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये ग्राफ इस तरह से बनता है। अगर मैं इसको P एक्सटर्नल मानूं तो मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी कुछ प्लॉट कर सकता हूं। प्लॉट कैसा होगा, ये देखो एक्सपेंशन की बात करी जाए तो ऐसा था। अब जब आप इरिवर्सिबल प्रोसेस हम करेंगे, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, ठीक है। जब आप इरिवर्सिबल प्रोसेस करेंगे तब आप एक्सपैंड करा रहे हो ना, तो जैसे ही थोड़ी वॉल्यूम बढ़ेगी बाहर का प्रेशर क्या होगा, ये कम वाला प्रेशर दैट इज P2। एक्सपेंशन अगर करा रहे हो P2 V2 है मान लो ये, एंड दिस इज P1 V1, यही होता था। देखो ये नोट्स में आपने पढ़ा हुआ होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया है इस बातों को। तो बाहर का प्रेशर क्या हुआ करता था, बाहर का प्रेशर हुआ करता था कम वाला प्रेशर इन केस ऑफ एक्सपेंशन, जब आप इरिवर्सिबली करा रहे होते। तो ग्राफ ऐसा बनाते थे हम, याद करो ऐसा। और जैसे ही थोड़ा भी वॉल्यूम कम हुआ, बाहर का प्रेशर P2 है, तो थोड़ा भी वॉल्यूम कम किए, अब एक बार में P2 प्रेशर में ही पूरा वॉल्यूम फटाक से P2 हो जाया करता था। बट जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो P2 है थ्रू आउट द एक्सपेंशन। थ्रू आउट द एक्सपेंशन जैसे ही वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ, शायद मैंने बोल दिया, उल्टा बोल दिया, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा बाहर का प्रेशर P2 है। तो फिर जब हम वर्क डन निकालते थे तो क्या करते थे बेटा, याद करो वर्क डन क्या करते थे, एरिया अंडर द कर्व निकालते थे। और यहां पर बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये कम है। तो इन केस ऑफ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क आइसोथर्मल, अब ये आइसोथर्मल तो नहीं है यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन एग्जैक्टली आइसोथर्मल तो नहीं दी हुई है, दी हुई है क्या, वर्क डन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, the work done on the gas is maximum when it is compressed irreversibly from P2 V2 to P1 V1, P2 V2 to P1 V1 against constant external pressure P1। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से आइसोथर्मल कंडीशन है ऐसा तो नहीं बोला गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं बोलूँ कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा ग्राफ बना सकता हूँ तो ये बात बहुत ठीक है नहीं, क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
लेकिन इसको एज ए रेफरेंस यूज करके आप ये बात तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि कब ज़्यादा होता है कब कम होता है। तो इसको आप एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं लिखा नहीं आइसोथर्मल कंडीशन से और यहां पर भी टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है। बट एज ए रेफरेंस आपको ये बात पता है कि जब आप एक्सपेंशन कराते हैं तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन में मैक्सिमम वर्क होता है, लेकिन जब आप कंप्रेशन कराते हैं आइसोथर्मल वाली, तो जब कंप्रेशन कराते हैं तो जैसे थोड़ा भी वॉल्यूम कम होगा बाहर का प्रेशर P1 होगा, बाहर का प्रेशर P1 होगा। और इस वजह से ये ग्राफ कुछ ऐसा आता था, याद है, ये आता था कंप्रेशन के केस में। तो कंप्रेशन के केस में जब हम आइसोथर्मल की बात किया करते थे तो वहां पर वर्क डन मैक्सिमम होता था। और ये बात बिल्कुल जग जाहिर बात है कि जब हम वर्क कंप्रेशन करा रहे हैं इरिवर्सिबली तो ये ज्यादा ही आएगा मैग्नीट्यूड में वर्क कंप्रेशन रिवर्सिबली से, जैसा कि आइसोथर्मल के लिए मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ। इसको मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान फील करा के भी बताया था कि क्यों ऐसा हो रहा है, वर्क के फॉर्मूले से -P एक्सटर्नल डेल्टा V से, इससे भी आपको मैंने बताया था, तो इससे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये पॉइंट सही है, गलत नहीं है, ये बात ठीक है, बुरी नहीं है। देन इफ द एक्सपेंशन इज कैरीड आउट फ्रीली इट इज सिमल्टेनियसली बोथ आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक। जी हाँ, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है आपके नोट्स में से। तो चलिए देखिए इसकी भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप जानते हैं डेल्टा U इज Q प्लस W, और जब भी फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो फ्री एक्सपेंशन के केस में एक चीज तय है कि वर्क का जो जनरल फॉर्मूला है निकालने का, जो कि हमेशा एप्लीकेबल होता है, वो है -P एक्सटर्नल डेल्टा V। और जब आप फ्री एक्सपेंशन करा रहे होते हो तो P एक्सटर्नल 0 होता है तो वर्क डन 0 हो जाता है। P एक्सटर्नल 0 होता है तो वर्क डन 0 हो जाता है। वर्क 0 होगा ही अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क 0 होगा। और बेटा अगर वर्क 0 हो गया, अगर वर्क 0 हो गया और मैं बोल दिया कि आइसोथर्मल कंडीशन से, तो बेटा आइसोथर्मल कंडीशंस में डेल्टा U क्या होता है? अच्छा, डेल्टा U हमेशा क्या होता है? NCV डेल्टा T होता है, हमेशा यही होता है, याद रखना। अगर क्वेश्चन में आइडियल गैस मेंशन्ड है तो आइडियल गैस के लिए ये सब चीजों का क्या, क्यों, कैसे, सब कुछ हमने कोर्स में बताया हुआ। अभी आपको मैं वो नहीं बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है, नहीं, इतना नहीं जाएंगे भाई, तो फिर तो एक एक क्वेश्चन आपको 15-20 मिनट लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये आपने पढ़ा हुआ होगा, कंक्लूजन बता रहा हूं कि डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T होता है आइडियल गैसेस के लिए, ओके। और अगर आइसोथर्मल कंडीशंस में लगाऊं तो डेल्टा T ही आपका 0 है तो डेल्टा U तो 0 हो गया। और बेटा अगर डेल्टा U 0 हो गया तो Q को भी 0 ही होना पड़ेगा, मैथमेटिकली देख लो। तो आइसोथर्मल कंडीशंस में डेल्टा U भी 0 है, Q भी 0 है और वर्क भी 0 है, तो तीनों ही इंटाइटीज 0 के बराबर है। और अगर यही फ्री एक्सपेंशन हो रही है बट एडियाबैटिक कंडीशंस में हो रही, वॉल्स एडियाबैटिक है, क्या फर्क पड़ता है? वर्क तो 0 ही होगा, बिकॉज फ्री एक्सपेंशन का मतलब ही यही है कि P एक्सटर्नल 0 होता है। और एडियाबैटिक है तो Q 0 हो जाएगा, और Q 0 है तो डेल्टा U को 0 ही होना पड़ेगा मैथमेटिकली। आप देखिए फर्स्ट लॉ के इक्वेशन से उसको 0 ही होना पड़ेगा। तो क्या ये बात सत्य नहीं हो गई कि तीनों ही 0 है यहां? मतलब अगर फ्री एक्सपेंशन एडियाबैटिक है तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो आइसोथर्मल भी, ठीक है। एडियाबैटिक आइसोथर्मल दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं, तो ये भी बात सही है। ऑप्शन सी, वर्क डन इज लेस व्हेन इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम V1 से V2। देखो एक्सपेंशन की बात हो रही, वर्क डन इज लेस अंडर V1 से V2 अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। अच्छा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंडीशंस, अच्छी बात है। तो ये भी बहुत अच्छे से मैंने आपको फील करा के ये सब पढ़ाया हुआ है। अभी मैं कंक्लूजन्स बता रहा हूं आपको ये ग्राफ याद होगा, बहुत सस्ता ग्राफ है, सभी ने पढ़ा हुआ होता है। पीवी ग्राफ बनाते हैं हम, तो आइसोथर्मल के लिए ऐसा बनता है, एडियाबैटिक के लिए ऐसा बनता है। एडियाबैटिक वाले का कर्व थोड़ा ज़्यादा स्टीप आता है, मतलब स्लोप थोड़ा स्टीप आता है। एक गामा का टर्म मल्टीप्लाई होता है उसमें, जब आप उसका dp/dv निकालते हैं, याद होगा आपको। तो ये एडियाबैटिक का कर्व ऐसा आता है इसमें,
और आइसोथर्मल का कर्व ऐसा आता है। तो इस वजह से देखो, इसको हमने 4-5 तरीकों से समझा था, यही तो खूबसूरती थी फर्स्ट लॉ की, हर चीज रिलेट हो जाता था। लेकिन उसमें से एक ये मैथमेटिकल तरीका मैं आपको अभी यहाँ प्रेजेंट कर दे रहा हूँ आपके सामने। तो यहाँ आप देख सकते हैं अबाउट एरिया अंडर द कर्व, और एरिया अंडर द कर्व देखेंगे तो एडियाबैटिक में कम आ रहा है। तो एडियाबैटिक में वर्क कम आता है क्या? जी हाँ, वर्क कम आता है। और V1 से V2 लेकर ये गया है, तो इसीलिए मैंने भी दोनों को ही V1 से V2 ही लेकर जा रहा हूं। देखो, सेम फाइनल वॉल्यूम पे रोक रहा हूं मैं, ठीक है, सेम फाइनल वॉल्यूम पे रोक रहा हूं। प्रेशर अलग अलग है, ऑब्वियसली प्रेशर अलग होगा। और आप फील भी कर सकते हैं कि जब आप एक्सपेंशन करा रहे होते हैं, जब आप एक्सपेंशन करा रहे होते हैं तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती है मेरे भाई। क्या होती है? कूलिंग होती है। और अगर कूलिंग होगी तो टेम्परेचर घट जाएगा, टेम्परेचर घट जाएगा तो प्रेशर भी घट जाएगा, सेम वॉल्यूम पे जा रहे हो। तो देखो, ये भी, इससे भी समझ आ गया क्यों स्टीप है, क्योंकि कम वाले प्रेशर के आगे आपको रोकना है ग्राफ को एडियाबैटिक के केस में, क्योंकि एक्सपेंशन मतलब कूलिंग होती है और यहां पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो बस यहां से भी समझ आ रही है बात। अच्छा, अगला पॉइंट देखें तो क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज 0 इफ इट इज एक्सपेंडेड रिवर्सिबली विथ T1 इज इक्वल टू T2। अब गैस, कौन सा गैस? अच्छा, यहां पे बोल दिया गया है आइडियल गैस, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। बोल दिया गया है आइडियल गैस, इसका मतलब आइडियल गैस के लिए तो डेल्टा यू हमेशा ही NCV डेल्टा T होता है। अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो डेल्टा यू 0 रहेगा, बात सही है। बट इट इज पॉजिटिव इफ इट इज एक्सपैंडेड रिवर्सिबली अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस। एक्सपैंडेड रिवर्सिबली एडियाबैटिक, अरे इसका मतलब तो कूलिंग है सर, अभी बताया आपने, कूलिंग है। और कूलिंग का डेल्टा T क्या होगा? नेगेटिव होगा ना। कूलिंग हो गया, टेम्परेचर घट गया, फाइनल माइनस इनिशियल, टेम्परेचर घट गया, नेगेटिव हो गया, तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यहां से चेक कर सकते हो। तो क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट, ये वाला सही है, ये गलत है। तो क्या पूरा स्टेटमेंट सही है? नहीं है। तो आंसर होगा A, B एंड C। कैसा क्वेश्चन था ये अच्छा क्वेश्चन था। इसको हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मान सकते हैं। दिस इज गुड क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सेप्चुअल। जिसका फर्स्ट लॉ कॉन्सेप्चुअली अच्छे से करेक्ट होगा ना, वो बच्चा इसको सॉल्व कर पाएगा। हाँ, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको आसान लग सकता है, लेकिन आपने ढंग से पढ़ा इसका मतलब सब ढंग से पढ़ते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। और सब ढंग से पढ़ाते हैं ऐसा भी नहीं है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन को हम मॉडरेट प्लस मार्क कर सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट प्लस मतलब मॉडरेट से टफ के बीच में हम इसको मार्क कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, A, B, C अगर आपका आंसर है तो आप सही हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल आंसर्स यहाँ गिवन है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज, ये लिक्विड सॉल्यूशन का क्वेश्चन नजर आ रहा है। For a solution formed by mixing liquids L and M, the vapor pressure of L plotted against the mole fraction M. अच्छा, ये एक प्लॉट दिया हुआ है, shown in the figure here. psi L, psi M represent the mole fractions. ठीक है, उसमें कुछ खास बातें नहीं है, जो है वही है। यहाँ आपके पास ये इक्वेशन है। अब आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आपको बताना है। तो देखो, ये बहुत छोटी बातें इसने की है, कोई बहुत खास बात है नहीं। अगर आप ये सब चीज़ों में फंस जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है अरे मैं तो फंस गया, ये तो बहुत अच्छा ट्रैप था, ये ट्रैप नहीं था, ये बचपना है, अब इसमें आप मत फंसिएगा। साई एम 1 से 0 दिया हुआ है, तो साई एल 0 से 1 ऐसा भी आप कर सकते हो। ये वेपर प्रेशर ऑफ एल है, ठीक है। ये वेपर प्रेशर ऑफ एल है। अब साई एल के लिए देखोगे तो मोल फ्रैक्शंस की बात है, हो गया। अब यहां पर राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है, सिर्फ और सिर्फ एल के लिए इसने खींचा है। तो द पॉइंट जेड रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम। क्या जेड में प्योर लिक्विड एम है? अरे नहीं यार, एम का मोल फ्रैक्शन 0 है। ये तो प्योर एल वाला पॉइंट है, समझ आ गया? ये तो प्योर एल वाला पॉइंट है, कोई खास बात नहीं है इसमें। एंड राउल्ट्स लॉ इज ओबेड फ्रॉम दिस टू दिस। नहीं, राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं हुआ है। राउल्ट्स लॉ तो इस तरह से चलता है ना,
याद है आपको? सिंपल मैथमेटिकली आप ये ग्राफ बनाते थे। अगर आप राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जाएं तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। यस, वो मैथमेटिकली आप जानते हैं कैसा करा जाता है। सिंपल आप वही PL इज इक्वल्स टू PL डिग्री इंटू साई L, इस तरह से आप इससे चेक कर सकते हैं। दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन विथ इंटरसेप्ट 0, PL वर्सेस साई L आप देख सकते हैं। सिंपल यहां से दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा हुआ नहीं, क्या करें, ये तो गलत है। पॉइंट Z रिप्रेजेंट्स प्योर लिक्विड L, हाँ ये बात सत्य है। एंड राउल्स लॉ इज ओबेड व्हेन XL टेंड्स टू 1, अच्छा पॉइंट है लेकिन आसान है, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। देखिए यहां पर ये ओवरलैप कर रहा है इस रीजन में, तो ये रीजन में XL टेंड्स टू 1 है, जी हाँ XL टेंड्स टू 1 है, और वहां राउल्स लॉ ओबे हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, तो ये एक सही पॉइंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द पॉइंट Z रिप्रेजेंट्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M। अरे फिर से वही बकवास कर रहा है, देखो गलत हो गया। और यहां पर अगर हम बात करें, देखो कि ये राउल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा है? जब आप एक गिवन कंसंट्रेशन लें तो आप क्या पा रहे हैं कि L का वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, दिख रहा है। गिवन कंसंट्रेशन पे L का वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, और अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वेपर प्रेशर है तो इसको क्या पढ़ते थे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ये तो ठीक है, लेकिन नॉन आइडियल में भी ये पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है, ये पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म कर रहा है। और पॉजिटिव डेविएशन में आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात पढ़ा करते थे कि जो L और M के बीच की इंटरेक्शंस है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, मतलब L-M इंटरेक्शंस जो हैं ये वीकर हैं एज कंपेयर टू LL और MM इंटरेक्शंस, ठीक है, सीधी बात है। तो हम यहां पर अगला पॉइंट देखें तो अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस बिटवीन LL एंड MM इज स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन LM, हाँ बिल्कुल यही बात अभी हमने की, तो ये भी एक करेक्ट पॉइंट है। तो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, बी एंड डी, जी ठीक है, ऑफिशियली भी यही आंसर इन्होंने प्रेजेंट किया है। क्लियर है? आई होप सब समझ में आ गया होगा। अच्छा सर इसको कैसे मार्क करेंगे क्वेश्चन को? ये इजी क्वेश्चन है, दिस इज नॉट इवन मॉडरेट, आई विल नॉट से ये मॉडरेट है, ये इजी क्वेश्चन है। किसी बच्चे ने लिक्विड सॉल्यूशन को NCERT लेवल पे भी पढ़ा है तो वो कर ले जाएगा। और आप अगर ये बोलेंगे नहीं सर ये देखो ग्राफ उल्टा दे दिया है, तो अगर अभी भी आप ये सब चीज़ों में फंसे पड़े हुए हो, अभी भी आपको ये सब चीज़ें लगता है कि ये ट्रैप है, तो फिर आप जेई मत दो, ठीक है, आपके लिए सही सजेशन दे रहा हूँ, मत दो जेई आप। अगले क्वेश्चन पे आइए। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट HClO4 एंड HClO is R. The central atom in both this and this is sp3 hybridized. HClO4 सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात है, HClO4 and HClO। यहां पर एक गलती बच्चे करते, मैं बता रहा हूं, जब हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे होते हैं ना, तो यहां तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 नजर आ गई, यहां भी वो Cl को सोच लेते हैं, ऐसा एक झलक में लगता है ना HClO ऐसा लिखा हुआ रहता है, तो कि अच्छा सेंट्रल एटम कौन है? Cl है। लेकिन आप स्ट्रक्चर में जाएंगे तो सेंट्रल एटम Cl नहीं है, एक्चुअल में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। बट खुशकिस्मती है आपकी कि यहाँ ऑक्सीजन और Cl, वैसे Cl का हाइब्रिडाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, वो किनारे का आइटम है, क्या हाइब्रिडाइजेशन उसकी। लेकिन अगर आप देखें हाइब्रिडाइजेशन तभी हम डिफाइन कर सकते हैं एक बॉन्ड एंगल नजर आ रहा हो जब, ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ एक बॉन्ड एंगल नजर आ रहा है, लेकिन हाँ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ भी sp3 है, तो यहाँ ऑक्सीजन की बात हो रही है और यहाँ क्लोरीन की हो रही है। बट आसान सा पॉइंट है, दोनों की ही sp3 है क्या? जी हाँ दोनों की sp3 है। HClO4 इज मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जी हाँ बहुत बेसिक सी बात है कि कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होता है वो उतना अच्छा एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट एसिड। कैसे? जैसे आप ClO4 को देखेंगे पर क्लोरिक एसिड को, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है ये कितना प्यारा रेजोनेंस कर रहा है चारों तरफ। लेकिन वही जब हम बात करते हैं ये हाइपोक्लोराइट आयन की,
तो ये कहीं से रेजोनेंस नहीं कर पा रहा बेचारा, एंड फॉर दैट रीजन ये काफ़ी एसिडिक होगा। और अगर ये काफ़ी एसिडिक है तो ये पुअर बेस भी होगा, है ना। इसका कॉन्जुगेट बेस एक पुअर बेस है, बट ये एक स्ट्रॉन्गर बेस है। ये एक स्ट्रॉन्गर बेस है क्योंकि ये एक वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। ये सब कॉन्सेप्ट्स हमने जीओसी में पढ़े। तो पहला सही है, जी सही है। HClO4 इज मोर एसिडिक। मेरे से कोई सिली एरर ना हो जाए, इसलिए मैं 2-3 बार पढ़ रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई सिली एरर भी ना हो सॉल्यूशंस में। मोर एसिडिक देन HClO, ठीक है। HClO4 इज फॉर्म्ड इन रिएक्शन बिटवीन ना, ये तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन की बात आ गई। माय फेवरेट पोर्शन इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। मैं तो ये चाहता हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बस इनऑर्गेनिक रिएक्शंस आ जाएं पेपर में, मज़ा आ जाए। जो हमारे बच्चे हैं वो तो एक्सेल कर जाएंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत खूबसूरती से पढ़ाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के, देखिएगा। अभी स्टार्ट होगा हमारा वो पोर्शन, और ये एक ऐसा पोर्शन है ज़्यादा जगहों पे अच्छे से पढ़ाया जाता नहीं है। इनऑर्गेनिक का मतलब ही बस केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थोड़ा बहुत सोच के चलते हैं लोग। तो क्लोरीन पानी के साथ क्या करता है पता है तो बन जाएगा, नहीं तो कोई दिमाग नहीं लगा पाओगे। डिस्प्रपोर्शनेट करता है, और डिस्प्रपोर्शनेट करके HCl और HOCl बनाता है। जी हाँ, ये +1 ये -1, 0 से डिस्प्रपोर्शनेट करता है। क्या HClO4 बना? ना, ये थोड़े ना बना है। देन द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HClO4 इज वीकर बेस देन H2O। तो कॉन्जुगेट बेस इसका वीकर बेस है। अब ध्यान से सुनो, फिर वही कॉन्सेप्ट, मतलब यहां पर ClO4- और H2O के बेसिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन है। तो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए आपको उनके एसिड्स का pKa पता होना चाहिए। जैसे इसका एसिड है HClO4 और ये एसिड है H3O+। क्या आपको pK का रफ वैल्यू पता है? एग्जैक्ट वैल्यू आप मेरे GOC वाले लेक्चर्स में देखिएगा, अभी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है, आप उसमें देखिएगा, आपको दिख जाएगा। GOC वाले लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया वो एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। इसकी pKa वही HCl HI वगैरह के आसपास मानी जाएगी, -7, -8, -10, इस तरह से इसकी pKa होगी। नेगेटिव pKa होगी, हाईली नेगेटिव बोल सकता हूँ। लेकिन H3O+ क्लोज टू 0 होता है, लगभग क्लोज टू 0 होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता। एग्जैक्ट वैल्यू आप देख लीजिएगा, एग्जैक्ट वैल्यू देख लीजिएगा, नहीं तो चलिए मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूँ H3O+ का। अब क्या है ना, ये सब चीज़ों के लिए गूगल पे ट्रस्ट मत किया करो। जो किताबों से मैंने आपको बताया है, जी हाँ, -1.7 लिखा हुआ है। तो वही मैंने बोला, बहुत ज़्यादा क्लोज टू 0 है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती, और ये काफ़ी नेगेटिव है, ये 7-8 के आसपास होगी। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो इसका बेस कैसा होगा? अरे इसका बेस वीकर होगा। अगर आप बस वही देसी तरीके से करे जा रहे हैं कि जहाँ माइनस चार्ज हो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये देसी तरीका यहाँ काम नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको pK वैल्यूज़ याद करवाई हैं, उसको याद रखिए और उसके साथ चलिए। क्योंकि माइनस है जरूर, लेकिन ये माइनस किसी का सगा नहीं है, ये 4-4 ऑक्सीजन पे मंडरा रहा है, ये कहाँ से अच्छा बेस होगा? तो ये आंसर ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज वीकर देन दिस, यस। सो दिस एंड दिस, तो A, B, D, these are the correct answers. A, B, D correct. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है ये देखिए। द कलर ऑफ हैलोजेंस, अरे बाप रे, कलर ऑफ हैलोजेंस जस्ट हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, MOT का एप्लीकेशन है, मैं आपको बता देता हूं। जब आप फ्लोरीन से आयोडीन जाते हैं तो आप देखते हैं कि कलर इंटेंसिफाई होने लगता है। ये कुछ पेल येलो से क्लोरीन ग्रीनिश येलो, फिर ब्रोमीन रेडिश ब्राउन और आयोडीन डार्क वॉयलेट हो जाता है। तो कलर इंटेंसिफाई हो रहा होता है, और कलर का जो रीजन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। एक रीजन होता है पोलराइजेशन, एक रीजन होता है DD ट्रांजिशन, आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्सेस में।
DD ट्रांजिशन एक रीजन होता है, एक होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जहां आप मेटल लाइगेंड चार्ज ट्रांसफर करते हो, लाइगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर करते हो, मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर करते हो, वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा वो रीजन होता है। बट यहाँ रीजन थोड़ा यूनिक है और इसके रीजन को हम एक्सप्लेन करते हैं यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहां पर जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप ऐसा पाते हैं, ये देखिए, ये p ऑर्बिटल्स को मैं लिख रहा हूं। फ्लोरीन में sp मिक्सिंग नहीं होती है और sp मिक्सिंग ना होने की वजह से ये आपका सिग्मा, ये आपका पाई, ये आपका पाई स्टार और ये आपका सिग्मा स्टार, कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। जस्ट अगर आवाज थोड़ी सी चली गई हो तो सॉरी फॉर दैट। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, देख लीजिएगा, गलती से मैंने इधर से बटन ऑफ कर दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था इस क्वेश्चन में कि फ्लोरीन से आयोडीन हम जाते हैं तो कलर इंटेंसिफाई होता है और कलर का रीजन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, पोलराइजेशन हो सकता है, कहीं लॉन्ग रेजोनेंस हो सकता है, कहीं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो सकता है, जैसे मेटल लाइगेंड चार्ज ट्रांसफर, मेटल मेटल चार्ज ट्रांसफर जो आप कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ते हो, DD ट्रांजिशन हो सकता है, ऐसे बहुत सारे वैरायटी ऑफ रीजन्स होते हैं। लेकिन ये जो फ्लोरीन से आयोडीन के कलर है, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से दिया जाता है, ठीक है। अगर ये आवाज नहीं आई होगी तो मैं इसको एक बार रिपीट कर दिया मैंने। तो MOT के हिसाब से जब आप फ्लोरीन का डायग्राम बनाते हैं बेटा, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनता है, ठीक है। ये डायग्राम बनता है, sp मिक्सिंग नहीं होती फ्लोरीन में, कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। आपको 18 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, नीचे आपने भर दिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये पाई स्टार इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, पाई स्टार, जिसको होमो बोला जाता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, और सिग्मा स्टार इसका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसको ल्यूमो बोला जाता है। तो यहां पर ये वाले एनर्जी गैप के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से यहां कलर आता है। और एज यू गो डाउन द ग्रुप, लाइक फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन, इफ यू गो, एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स, बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स घट जाते हैं और एनर्जी गैप कम होने से ज्यादा ट्रांजिशंस होते हैं, जिसकी वजह से कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये एक्सप्लेनेशन MOT आपको देता है। तो बस यहां पर अगर हम बात करें तो डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, गलत बात। फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है, गलत बात। डिक्रीज इन द पाई स्टार सिग्मा स्टार गैप डाउन द ग्रुप, यस बिल्कुल सही। डिक्रीज इन होमोलूमो गैप, अरे वही बात है, उसी चीज को फिर से लिख दिया है, वही उसका होमोलूमो है, आप देख सकते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर शुड बी C एंड D। तो C और D इसके करेक्ट आंसर्स हैं। तो ये कैसा क्वेश्चन है सर, और ये कैसा क्वेश्चन था? ये भी इजी था, बस इसका ये वाला पॉइंट हम बोल सकते हैं थोड़ा सा आपको गलतियां करा सकता था। तो पार्शियली आप इसमें ये 3 पॉइंट पे अच्छा आराम से खेल सकते थे, कोई मुश्किल बात नहीं थी। और ये तो आपको अगर पता है तो पता है, और नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। और अगर आपने MOT को ठीक से नहीं पढ़ा, मतलब आपने प्रिपरेशन ढंग से की नहीं है, क्योंकि MOT तो मस्ट डू टॉपिक है, हर साल एक सवाल आराम से आता है, तो इसको भी हम इजी ही रेट करेंगे। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रेटेड एज इजी क्वेश्चन। MOT बहुत कॉमन टॉपिक है यार, स्टैंडर्ड टॉपिक है, ठीक है। और ये वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ MOT है, तो ये तो बताया ही जाता है क्लास में। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा नजर आ रहा है।
जी हाँ, ये क्वेश्चन है आई गेस फ्रॉम, ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ क्वालिटेटिव एनालिसिस का भी नॉलेज होना चाहिए। कुछ बातें तो ऐसी हैं कि अगर आपको पढ़ाया गया है तो पता होगा, आप एग्जाम में उस चीज को क्रैक नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में कुछ बातें ऐसी छुपी हुई हैं, तो चलो थोड़ा इलैबोरेट करते हैं। क्या बोल रहा है? एडिशन ऑफ एन एक्सेस अमोनिया टू pink colored aqueous solution of MCl2 this and ammonium chloride gives an octahedral complex Y in presence of air। अच्छा, तो कुछ ऐसा बोल रहा है, यहां मेरे को स्पेस चाहिए होगा कि एक MCl2 है डॉट, सॉरी नॉट MCl2, अच्छा MCl2 ही बोल रहा है शायद, MCl2.6H2O, ये कॉम्प्लेक्स है X। इसमें जब हमने बहुत सारा अमोनिया डाला अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया है Y। ठीक है, और पिंक कलर का सोल्यूशन था वो पिंक कलर आपको समझ आ ही रहा होगा। कॉम्प्लेक्स Y बिहेव्स एज 1:3 इलेक्ट्रोलाइट and then the reaction of X with excess HCl at room temperature, formation of another complex which is blue colored Z। देखो ये रिएक्शन आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर आप नहीं कर सकते कुछ, थोड़ा बहुत तुक्का लगा सकते हो, लग गया तो अच्छी बात। दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 है, बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये Y है और ये 1:3 इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये 1:3 इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसी बात ये बोल रहा है। और यहाँ पे देखो आप अगर MCl2.6H2O को आप कॉम्प्लेक्स्ड फॉर्म में लिखोगे तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है ये एक एक्वा कॉम्प्लेक्स है। तो ये ऐसा होगा H2O6Cl2, H2O6Cl2, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है और ये 1:3 इलेक्ट्रोलाइट बन गया। ये कब हो सकता है ऐसा? ये ऐसा कब हो सकता है जब ये तो 1:2 है, ये तो 1:2 है, तो 1:3 कैसे बन गया? और डाला आपने अमोनिया है। अमोनिया भी अगर लाइगेंड की तरह आएगा तो ये लाइगेंड की तरह अगर आएगा तो ये भी एक न्यूट्रल लाइगेंड है। तो ये 1:3 तभी बन सकता है जब यहां का चार्ज बढ़ा हो। अरे यहां का चार्ज अगर बढ़ेगा तब तो मेटल का भी चार्ज बढ़ना चाहिए, तब तो मेटल का भी चार्ज बढ़ना चाहिए, और मेटल का चार्ज बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन होता है। और यस, ये ऑक्सीडाइज भी कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ एयर भी बोला है, प्रेजेंस ऑफ एयर बोला है। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा मेटल क्या है तो फिर आपने क्वालिटेटिव अच्छे से नहीं पढ़ी। एयर के प्रेजेंस में कोबाल्ट +2 के पास हाई टेंडेंसी होती है कोबाल्ट +3 में चले जाने की, और अगर कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड लाइगेंड से ना बन के स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के साथ बन रहा हो तब तो और हाई टेंडेंसी होती है कोबाल्ट की ऐसा करने की। मैं आपको प्रूफ भी करके बताता हूं अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। बट ये मेटल हो ना हो कोबाल्ट, और पिंक कलर से ही समझ आ जाता है कोबाल्ट के ही कॉम्प्लेक्सेस, एक्वा कॉम्प्लेक्सेस पिंक कलर के होते हैं। तो ये एक्चुअली में मैं लिखूं तो ये ऐसा कुछ है, COH2O6Cl2। ये अमोनिया के साथ जब हम इसको कॉम्प्लेक्स्ड कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइज भी होगा और ये कुछ अमोनियकल कॉम्प्लेक्स बनाएगा ऑक्टाहेड्रल एंड Cl3 like this. This is 1:3 electrolyte. This is your Y. This is your Y. This is your X. अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि वही आप चिल्लर छाप सॉल्ट एनालिसिस थोड़ी बहुत पढ़ के सोचोगे मैं ये सब डिराइव कर लूँगा एग्जाम में, नहीं हो सकता भाई, इंफॉर्मेशन पहले से चाहिए। अच्छा, अब इसमें आपने डाला है, क्या डाला? क्लोराइड डाला है ना, क्या डाला था? HCl डाला था, एक्सेस HCl डाला हुआ है। तो जब आप एक्सेस HCl डालते हो तो यहाँ पर फिर एक कॉम्प्लेक्स बनता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, कोबाल्ट का क्लोरो कॉम्प्लेक्स COCl4 होल। यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये +2 था, ये भी +2 ही रहता है। वीक फील्ड लाइगेंड्स के साथ वो +2 ही रहना चाहता है, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। COCl2 और यहाँ पे आपका जो भी क्लोराइड आयंस थे वो +2 है तो यहाँ पर Cl2 है। ये ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। दिस इज योर Z। एक बात और बोली गई है कि X और Z का क्या सेम है?
बोर मैग्नेटॉन मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 है। 3.87 मैग्नेटिक मोमेंट मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। ठीक है, ये सेम बताया गया एक्स और जेड का। अब थोड़ा सा एक बात समझिए, कोबाल्ट के पास ये टेंडेंसी होती क्यों है? जब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से स्प्लिटिंग देखते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, जब आप ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग देखते हैं तो आप ऐसा पाएंगे। देखिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड का मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड का मैं आपको समझा रहा हूं। तो आप ऐसा पाते हैं ये आपका T2G लेवल और EG लेवल इस तरह से स्प्लिट हुए, और कोबाल्ट +2 मतलब D7 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो D7 को जब आप WFL के प्रेजेंस में भरेंगे, देखो WFL के प्रेजेंस में ध्यान से देखना, तो 1 2 3 देन WFL है तो ऊपर जाएगा 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6 7। So this is your D7 in presence of WFL। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब अगर आप बोलें कि नहीं मैं इसको CO+2 से CO+3 करना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉन लूज कराना चाहता हूं, अरे भाई जब तुम इलेक्ट्रॉन लूज कराओगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, और ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल ऑर्बिटल है, ये इसकी एनर्जी नॉर्मल से कम हुई है, ये CFSE को नेगेटिव बनाने का काम कर रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को। तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कोई अच्छी बात नहीं है। तो जब वीक फील्ड लाइगेंड होता है लाइक एक्वा कॉम्प्लेक्सेस हो गए, तो एक्वा कॉम्प्लेक्सेस में कोबाल्ट रहना चाहता है कौन से स्टेट में? +2 के स्टेट में रहना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। लेकिन वही जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड लाइक अमोनिया के साथ जाएंगे तो आप स्प्लिटिंग देखिए इसकी, आप इसकी स्प्लिटिंग देखिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में D7 भरेंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7। सॉरी, ये तो मैंने वीक फील्ड जैसा ही भर दिया। आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे भरा जाता है ना, पेयरिंग एनर्जी कम होती है, ऐसे भरते हैं। तो जब आपने इसको इस तरह से भरा, तो अब मेरे को बताओ जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे कोबाल्ट +2 से कोबाल्ट +3 करोगे, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? अरे ये निकल रहा है, हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, अच्छी बात है, थर्मोडायनेमिकली फीजिबल है। इस वजह से SFL के प्रेजेंस में कोबाल्ट +2 +3 जाना बढ़िया पॉसिबल होता है, ये बढ़िया पॉसिबल होता है। तो बस क्या रही, हो गई बात, समझ आ गया? तो भाई ये आपके कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं। अब अगर आप यहाँ पे वो बोर मैग्नेटॉन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है चेक करना चाहते हो तो कर लीजिए, 3 अनपेयर्ड है एक्वा कॉम्प्लेक्स में, और COCl4 होल्ड 2 में भी आप यहाँ भी चेक करेंगे, सॉरी COCl4, यहाँ पे मैंने कुछ गलती लिख दी है शायद ना, जी हाँ, यहाँ पर ये क्लोराइड नहीं आएगा, ये क्लोराइड नहीं आएगा बेटा, क्योंकि ये खुद नेगेटिव एनायन है कॉम्प्लेक्स का, ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। अब पॉजिटिव चार्ज आप यहाँ पे H+ के साथ इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली, और यही ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन दे रहा है, दिस इज योर ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन। अब इसको हमको करना है फर्दर सॉल्व। तो देखो क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या ऑप्शंस क्या क्या बोल रहे हैं। वेर इट इज 0 फॉर कॉम्प्लेक्स वाई, चेक कर लेना यार, अब तो कॉम्प्लेक्स ही बता दिया तो आपको पता ही है कैसे चेक किया जाता है। वाई कॉम्प्लेक्स यहीं से देख लो ना, ये देखो पेयरिंग करा दिए थे ना, ये देखो कॉम्प्लेक्स वाई के लिए जब आपने ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये सभी पेयर्ड है, तो सभी पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड की संख्या 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 आएगी। तो सब कुछ क्लियर है, वेरीफाई हो जा रहा है, सही चल रहे हैं हम अभी तक। एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू वाई gives only 2 equivalents of silver chloride। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट डाल रहे हैं वाई में, वाई में वाई क्या था? वाई तो ये था ना CONH3 होल 6, और यहां क्लोराइड 3 थे मेरे भाई, 1:3 इलेक्ट्रोलाइट है, तो 2 इक्विवेलेंट नहीं आएंगे, 3 इक्विवेलेंट AgCl आएंगे, बिकॉज 3 क्लोराइड आयंस फ्री हैं, आयोनाइजेबल हैं। तो यहां पर 2 इक्विवेलेंट्स आएंगे, ना गलत बात। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन Y इज D2sp3, बहुत क्लियर कट आप देख सकते हैं, स्कूल लेवल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी आपने पढ़ा है, तो आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से चेक कर सकते हैं कि हाँ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, अमोनिया इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करा देगा अंदर, और पेयर अप कराकर वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक्वायर कर लेगा, ये बात सही है।
जेड इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये पॉइंट पे थोड़ी चर्चा करी जाए। जेड इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में काफी कंफ्यूजन होता है। COCl4 होल 2-। अब आप यहाँ पे कोबाल्ट +2 देख रहे हैं, VBT से चेक करिए। तो जब आप VBT से चेक करेंगे तो दिस इज योर 3D, दिस इज योर 4s एंड दिस इज योर 4p। ओके, तो यू हैव कोबाल्ट +2 दैट इज D7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड यू हैव क्लोराइड जैसा WFL। तो क्या ये WFL इनको पेयर अप करा देगा? क्या ये पेयर अप कराएगा? नहीं करा पाएगा। और क्लियर कट ऊपर बोल भी दिया गया है कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 बोर मैग्नेटॉन आ रही है, जिसका मतलब ये कि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं। तो अगर ये ऐसा है तो हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा मेरे भाई? हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स कुछ और नहीं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। लीजिए सब कुछ क्लियर हो रहा है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। जी हाँ, when x and z are in equilibrium at 0 degree the color of the solution is pink। अब ये भी एक फैक्ट है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। सुनिए ये फैक्ट है, काफी बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। जब ये कोबाल्ट का एक्वा कॉम्प्लेक्स होता है, एक्वा कॉम्प्लेक्स H2O6 और Cl2, और जब आप इसमें HCl डाल के ये Z बना देते हैं COCl4 2-, जब ये बना देते हैं ये पिंक कलर्ड होता है और ये आपका ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होता है। अब इसी में ना जब आप ऐसा आइस डाल दें, ठंडा कर दें इसको, आइस डालें, आइस कोल्ड कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होता है। आइस कोल्ड कंडीशंस में ये इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट होता है और आपको वो जो सॉल्यूशन है फिर से पिंक दिखने लगेगा। फिर आप आइस हटा दो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ले जाओ उसको, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर में वो फिर ब्लू दिखने लगेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो सॉल्ट एनालिसिस में आपको पढ़ाया जाता है और उन्होंने यही पॉइंट पूछा है। अगर आपको बाकी सब आता था बट ये नहीं आता था, कोई बात नहीं, आप पार्शियली भी इसको करेक्ट कर सकते थे। तो ये सही पॉइंट है। जी हाँ, ये भी सही है। आंसर शुड बी B, C and D। कैसा रेट करेंगे सर आप इस क्वेश्चन को? जी हाँ, बच्चों के लिए एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन टफ है क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस, कोऑर्डिनेशन, केमिस्ट्री सब कुछ मिला के पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चंस और देखने को मिलने चाहिए। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है वेरी सिंपल फ्रॉम IUPAC नॉमेनक्लेचर, रेयरली सीन बट ठीक है अच्छी बात है। करेक्ट IUPAC नेम्स बताने हैं, रूल्स वायलेट नहीं होने चाहिए भाई। क्या कोई ट्रैप है इसमें? 1-chloro-4-methyl बेंजीन, बेंजीन आपने रूट वर्ड लिया है और आपने नंबरिंग 1 2 3 4 करी, बिकॉज क्लोरो और मिथाइल में नंबरिंग दोनों ही सब्सटीट्यूएंट्स हैं। तो आप नंबरिंग करेंगे किसके साथ? नंबरिंग करेंगे जो अल्फाबेटिकली प्रेफर्ड हो। तो 1-chloro-4-methyl बेंजीन इज करेक्ट। अच्छा, 4-chloro-toluene भी बोल सकते हैं क्या सर? बिल्कुल बोल सकते हैं आप। टॉल्विन भी आप वर्ड रूट ले सकते हैं, ये अलाउड है IUPAC में। टॉल्विन को आप रूट लेकर फिर आप उसके हिसाब से क्लोरो को डिफाइन करें, तो ये भी सही है। जी हाँ, ये भी सही है, दोनों ही सही। फिर अगर अगला पॉइंट देखा जाए, ये बोल रहा है 4-methyl क्लोरोबेंजीन। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में इसको भी करेक्ट कर देंगे बट ये गलत है, मेरी बात को समझिए। आप बोलेंगे सर मैं क्लोरोबेंजीन को ले रहा हूँ, सर मैं क्लोरोबेंजीन को भी तो रूट ले सकता हूँ। आप नहीं ले सकते, गलती हो जाएगी, बिकॉज ये एक्चुअली में क्लोरोबेंजीन को इसने रूट नहीं लिया हुआ। इसने ना ऐसा लिखा हुआ है 4-methyl क्लोरोबेंजीन, ये इसका अपोजिट काइंड ऑफ लिखा हुआ है। समझो मेरी बात, ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते आप। 4-methyl क्लोरोबेंजीन, इसका मतलब हो गया कि आपने क्लोरोबेंजीन और मिथाइल में क्लोरोबेंजीन को नंबर 1 दे दिया है। ये जो है IUPAC के रूल्स को वायलेट कर रहा है। सॉरी, नहीं, ये लिखा तो यही बात है लेकिन फिर भी रूल को वायलेट कर रहा है। नहीं, सॉरी, लिखा तो वही बात है, देखो 4 and 1, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रूल वायलेट हो जा रहा है। वो रूल ये है कि जब हम नाम लिख रहे हैं तो भाई क्लोरो और 4-methyl, ध्यान से सुनना, क्लोरो और 4-methyl में अल्फाबेटिकली
पहले कौन आता है, नंबरिंग ठीक किया है, नंबरिंग ठीक है, 4 किया है या 1 किया है, बट अल्फाबेटिकली पहले जो आता है उसको लिखते समय भी पहले लिखते हैं, तो इट शुड बी क्लोरो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन लाइक दिस। तो इन दोनों में आप इसको IUPAC के हिसाब से करेक्ट मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। क्लोरोबेंजीन को मिथाइल रहते हुए आप ऐसे नहीं लिख सकते। इसमें गलती क्या है मैं बताऊं, कुछ रेयर लोग ही इसमें गलती ट्रेस कर पाएंगे, बट मेरे हिसाब से इसमें जो गलती है वो ये मेरे को नजर आ रही है कि जब आप लिख रहे हैं तो क्लोरो और मिथाइल में आपको क्लोरो को पहले लिखना पड़ेगा, मिथाइल को बाद में लिखना पड़ेगा। इस वजह से ये IUPAC के हिसाब से गलत है। ये पॉइंट में गलती हुई होगी बच्चों से, क्योंकि सेम ही दिख रहा है। क्लोरोबेंजीन को ऐसा लेके कर सकते हैं क्या ना, क्लोरोबेंजीन को ऐसा नहीं ले सकते। टॉल्वीन अलाउड है आपको वर्ड रूट लेना, क्लोरोबेंजीन मिथाइल के रहते हुए आप ऐसे नहीं लेके कर सकते। सो दिस इज नॉट करेक्ट। 1 मिथाइल, अब यहाँ तो नंबरिंग ही उल्टी कर दिया है तो ये गलत है। करेक्ट ऑफिशियल आंसर शुड बी A एंड B। ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझ लेना, वही दिक्कत है उसमें, मिथाइल और क्लोरो में उसको पहले लिखना चाहिए था, वही गलती लग रही है। नंबरिंग वाइज ठीक है बट गलती वही लग रही है। A B ऑफिशियली क्या आया था, ठीक है ऑफिशियली A B था, उसमें B C D था, करेक्ट। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर, ये ट्रांस एल्कीन है और यहां पर हो रही है कौन सी एडिशन, एंटी एडिशन। ये सिस एल्कीन है, यहां पर हो रही है फिर से एंटी एडिशन। अब आपको ये बात अच्छे से मैंने पढ़ाई है, बहुत बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा है, और फिर हमको यहाँ बताना है कौन डाइस्टीरियोमर है, कौन क्या है, MNOP जो भी चीजें बन रही हैं। तो चलो देखो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रांस एल्कीन आपके पास था पहले ऐसे, और इसमें आपने कराया एंटी एडिशन। तो ध्यान से सुनना, आपके पास ट्रिक भी होती है बट ट्रिक से थोड़ा सा आगे निकल के हम बात करेंगे। ये ट्रांस एल्कीन है, ध्यान से देखो, कुछ ऐसा बना दूं मैं, ट्रांस, समझ पा रहे हैं आप। और ये कुछ इस तरह से आपका, अगर ये मेरा कंसिडरेंस है XYZ, तो ये XZ प्लेन में सोया हुआ है ये ट्रांस एल्कीन। अब आप यहाँ ब्रोमीनियम आयन बनाते हैं, याद होगा आपको, आप ऐसा ब्रोमीनियम कैटायन बनाते हैं और वो ब्रोमीनियम कैटायन कुछ इस तरह से बनता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा। तो देखो अगर आपने मेरे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टीरियो पढ़ी है तो आप ये मेरे बातों के साथ ज्यादा रिलेट कर पाओगे, नहीं तो आप फाइनल आंसर देख लेना, वो भी ठीक है। आप देखो, जब मैंने बताया आपको कि ये दिख रहा है, अभी ये भी कायरल दिख रहा है, ये भी कायरल नजर आ रहा है, कायरल नजर आ रहा है ना, कायरल तो है ये। अब एंटी एडिशन मतलब Br- का पीछे से अटैक होता है। अब ध्यान से सुनो, कैसे पढ़ाया मैंने आपको पढ़ाया R का मिरर इमेज S होता है। क्या ये इसका मिरर इमेज है, ये पोर्शन इसका मिरर इमेज है? आंसर है नहीं। तो से अगर ये R है तो ये भी R है, समझ आ गई बात, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज नहीं है, ये इसका मिरर इमेज नहीं है, तो R का मिरर इमेज S होता है, तो ये R है तो ये भी R है यहां। तो जब आप इधर एंटी एडिशन करते हो तो एंटी एडिशन का मतलब क्या है, एंटी एडिशन का मतलब होता है कि कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है। एंटी एडिशन का मतलब होता है कि कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है। तो बेटा ये बात समझो, जब ये RR था, अब जब आप अटैक कराओगे तो इधर की कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगी, इसका मतलब जो रिजल्टेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो इसकी R और इसकी S आएगी। और जब R और S आएगी, इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा R और S आने का, कि यहां भी Br और यहां भी Br, यही होता है। देखो अगर आपको ये बातें थोड़ी कम समझ में आ रही है तो आपने स्टीरियो ढंग से पढ़ा नहीं। तो यहां पर ये R और S, अब मैं फिर वही बात है, से करके मैंने बोला है, मैंने RS निकाला नहीं, मैंने से करके बोला है। मानो ये R है तो ये R है, ऐसे। तो यहां पर ये RS मतलब ये कैसा कंपाउंड बन गया बेटा, मीजो। यहां पर मीजो ही पॉसिबल है, यहां जो प्रोडक्ट आएगा वो यही वाला आएगा, मीजो आएगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि अगर ये R है तो ये S है, या फिर ये R है तो ये S है। समझो मेरी बात, वो निकालने की जरूरत नहीं है क्या है, ठीक है, वो बचपना है वो सब। तो समझ आ गया आपको, ट्रांस में एंटी एडिशन ऐसा प्रोडक्ट। यही बात अगर हम सिस में करते तो देखो बात उल्टी हो जाती। सिस कैसा होता, सिस ऐसा होता, सिस एल्कीन ऐसा होता। और जब आप इसमें ब्रोमीनियम आयन ऐसे बना रहे होते तो ऐसे बनता, ये बनता ब्रोमीनियम Br+,
और अब आप ध्यान से देखो, अगर आप यहां पे इन दो कायरल सेंटर्स को देखो तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो अगर ये R है तो ये पक्की बात है कि ये S है, अगर ये R है तो ये पक्की बात है कि ये S है। अब आप ध्यान से देखो, जब आप Br माइनस का अटैक कराओगे एंटी, यहां से कराओ या यहां से कराओ, इसमें इन्वर्जन होगा। और अगर ये इन्वर्जन हुआ तो पॉसिबल है कि ये R हो जाए, ये भी R हो जाए, या फिर अब आप अगर इधर अटैक करा रहे हो तो इसका इन्वर्जन मतलब क्या हो गया, ये S हो गया और इधर भी S हो गया, SS पॉसिबल है। और यही अगर आप इधर अटैक कराओ तो ये वैसे ही रहेगा, बट ये इन्वर्ट होगा क्योंकि एंटी एडिशन में इन्वर्जन तो होगी। तो ये वाला R हो गया, ये भी R हो गया। तो बेटा दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, आप देख सकते हैं दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, लाइक Br दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सेम है, याद आ रही होगी बात, प्लस इसी का मिरर इमेज, प्लस इसी का मिरर इमेज। तो अब क्वेश्चन में आते हैं, ये बोल रहा है M और N, अरे M और N दोनों तो आइडेंटिकल है यार, है कि नहीं आइडेंटिकल, दिख गए ना, अभी पीछे बनाए अपन ट्रांस में एंटी एडिशन, ऐसा ही है ये मीजो, Br एंड H मिथाइल मिथाइल, M और N ऐसे, और ये O एंड P कैसे, ये ऐसे, Br इधर H और प्लस इसका मिरर इमेज, इसी का मिरर इमेज बना लो इधर, Br इधर H, ये बन गया। आई होप ये बातें समझ आ गई होंगी। नाउ O एंड P आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, क्या ये बात करेक्ट है? O एंड P आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, O एंड P आर आइडेंटिकल, गलत बात है। MO एंड NP, देखो ध्यान से, MO एंड NP दे आर डाइस्टीरियोमर्स, हाँ करेक्ट है। डाइस्टीरियोमर्स आपको पता है, किसी एक की कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए तो वो डाइस्टीरियोमर हो जाती है। ये नॉन मिरर इमेजेस हैं बट दे आर स्टीरियोआइसोमर्स, सो दे कैन बी कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। ये सब बातें आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डायस्टीरियोमर्स मतलब क्या, जी हाँ, ये स्टीरियोआइसोमर्स हैं बट एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं हैं, इस वजह से हम इसको डायस्टीरियोमर्स कह सकते हैं। O और P दोनों इनांशियोमर्स हैं, तो MO एंड NP आर इनांशियोमर्स, गलत बात है, ये तो डायस्टीरियोमर्स है। इनांशियोमर्स तो एग्जैक्ट मिरर इमेजेस होते हैं, ये गलत बात है। देन ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ रिएक्शन, जी हाँ, ब्रोमीन CCl4 ले लो, CHCl3 ले लो, इन सभी में CS2 ले लो, इन सभी में जो काइंड ऑफ थोड़े एप्रोटिक या लेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट्स होते हैं, वहां पर एंटी एडिशन वाया अब्रिज्ड ब्रोमीनियम कैटायन ही प्रोसीड करता है और ऐसा ही रिएक्शन होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्शन नंबर 1 ऑफ 2017 पेपर। आई होप आपको मजा आया होगा। ये क्वेश्चन कैसा था, अगर हम इसको रेट करें तो ये क्वेश्चन अगर आपको ट्रिक से भी याद था तो आप बना ले जाते, एक ट्रिक है सस्ती सी, इसके लिए बताते हैं लोग, उससे भी बना ले जाते, थोड़ा और मॉडिफाई किया जा सकता था। मॉडरेट बोल देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, हम इसको मॉडरेट बोल सकते हैं। टफ एक ही क्वेश्चन मिला, पहला वाला भी टफ बोल सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स वाला, और दूसरा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सॉल्ट एनालिसिस, वो अच्छा क्वेश्चन था। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर सेक्शन 1 ऑफ पेपर 1 2017 एडवांस। तो अगली वीडियो में इसी पेपर का सेक्शन 2 हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चों को मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूं, जो भी बच्चे अभी नए हैं हमारे साथ, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, अगर आपने कंटेंट ढंग से देखा होगा तो आप शेयर भी करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल ग्रुप्स में आप हैं, जेई के ग्रुप्स में हैं, आप वहाँ शेयर करिए चैनल को, और साथ ही साथ जो हमारा कैम IIT ऐप है उसको भी प्रमोट करने में मदद करिए। कैम IIT ऐप को प्रमोट करिए, वहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में आपके लिए बेहतरीन जेई एडवांस रेलेवेंट कोर्सेज मैं आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप YouTube पे हमारी प्लेलिस्ट है कंप्लीट IOC, उसमें 29 लेक्चर्स है, शायद 29 या 28 लेक्चर्स, आप उन लेक्चर्स को देखिए। आप 100%, अगर आपके पास थोड़ा कॉमन सेंस है तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे आफ्टर स्टडिंग दोज लेक्चर्स। फिर आपको IOC का जो एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हुआ है,
एकदम एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक के लिए जा रहे हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। मतलब अगर आप 11th में घुसे, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक लिखना आपको मैंने शुरू के लेक्चर्स में सिखाया है, तो आप इसको बिल्कुल फॉलो करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आप IOC में बहुत अच्छे से एक्सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।